हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर चल रहा था डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल कंप्लीट हो गया था, फ्रॉन ओपर डिफ्रैक्शन चल रहा था। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आज पढ़ेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डालो। टॉपिक का नाम है फ्रॉन ओपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट। फ्रॉन ओपर डिफ्रैक्शन फ्रॉन ओपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट। ड्यू टू पैरेलल स्लिट। अपन ने सिंगल स्लिट का पढ़ लिया। सिंगल स्लिट में क्या होता था, एक स्लिट होती थी, उससे अनंत पर जो प्रकाश स्रोत है उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश करने आती थी। तो इसमें बनाओ, डायग्राम बना लो पहले। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। यहाँ लगा दिया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा दिया। ये आपकी डबल स्लिट। डबल स्लिट, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, यहाँ से रुक जाएंगी ये वाली। यह है आपका ए बी एक स्लिट, एक है आपकी सी डी दूसरी स्लिट। यह है आपका लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यह है आपका कन्वेक्स लेंस। यह है आपका प्लेन वेव फ्रंट VW। यह है प्लेन वेव फ्रंट। यह है आपकी डबल स्लिट। डबल स्लिट एपरेचर। डबल स्लिट, डबल स्लिट कौन कौन सी है इसमें, AB एंड CD। ये है आपका कन्वेक्स लेंस L2।
कन्वेक्स लेंस L2, ये है आपका V डैश W डैश, ये है डिफ्रैक्टिव प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रैक्टिव प्लेन वेव फ्रंट। यह है आपकी स्क्रीन XY, यह है आपकी स्क्रीन XY, स्क्रीन XY। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। यह है आपका थीटा एंगल, थीटा एंगल। इसमें थ्योरी लिखो। लिखो स्लिट की चौड़ाई अपना चल रहा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट, टू पैरेलल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट। इसमें सबसे पहले लिखो स्लिट के दो रेखा छिद्र AB व CD है, इनकी चौड़ाई A है तथा जो बीच में जो अपारदर्शी भाग है BC, इसकी चौड़ाई B है। तो लिखो स्लिट के दो रेखा छिद्र AB व CD है। स्लिट के दो रेखा छिद्र AB व CD है। दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई समान है और A है। दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई समान है तथा दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई समान है तथा दोनों की चौड़ाई A है। दोनों की चौड़ाई A है। दोनों रेखा छिद्रों के बीच में जो अपारदर्शी भाग है BC, उस BC की चौड़ाई B है। दोनों रेखा छिद्रों के बीच में अपारदर्शी भाग BC की चौड़ाई B है। BC की चौड़ाई B है। ये हो गया। अब क्या होता है, इन रेखा छिद्रों पर जो AB और CD है, इन रेखा छिद्रों पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से किरणें आती हैं। कैसी आती हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो अनंत पर होता है, उससे प्रकाश किरणें कन्वेक्स लेंस पे आती हैं। कन्वेक्स लेंस सभी किरणों को समांतरित कर देता है। समांतरित किरणें या प्लेन वेव फ्रंट VW डबल स्लिट AB और CD पर आपतित होता है।
अब ए बी और सी डी का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं या द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। द्वितीयक प्रकाश स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। द्वितीयक तरंगिकाएं अग्र दिशा की ओर अग्रसर होंगी। तो आपतित तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में थीटा कोण होगा। इसको लिखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्सर्जित किरणें या तरंगें उत्सर्जित तरंगें कन्वेक्स लेंस से समांतरित हो जाती हैं। कन्वेक्स लेंस से समांतरित हो जाती हैं। ये समांतरित किरणें हो जाती हैं तथा जो समतल तरंगाग्र है तथा समतल तरंगाग्र डबल स्लिट ए बी व सी डी पर आपतित होता है। तो इस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है, आपतित होता है। तो इस प्लेन वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करता है। अतः द्वितीयक प्रकाश स्रोत के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न द्वितीयक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं अग्र दिशा में अग्रसर होती हैं। अग्र दिशा में अग्रसर होती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं आपतित तरंगाग्र से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं आपतित तरंगाग्र से थीटा कोण बनाते हुए थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। ये तरंगिकाएं आपतित तरंगाग्र से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। अग्र दिशा में अग्रसर होती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं आपतित तरंगाग्र से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। यहां तक उतारो।
देखो अपने पास ये रहा डबल स्लिट, यानी ये एपरेचर द्वारक अवरोधक है जिसके दो स्लिटें हैं ए बी और सी डी। तो इन ए बी और सी डी की चौड़ाई कितनी है ए बी और सी डी की चौड़ाई है ए, और बीच में जो ये है बी सी भाग, जो अपारदर्शी भाग बी सी है, वो उसकी चौड़ाई है आपकी बी, यानी एक चौड़ी स्लिट होती है, उस चौड़ी स्लिट के अंदर एक अपारदर्शी भाग फंसा देते हैं, तो अपने पास डबल स्लिट बन जाती है, डबल स्लिट मिलती है। बी सी भाग की चौड़ाई बी है। अब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से तरंगें उत्पन्न होंगी, वो तरंगें आएंगी कन्वेक्स लेंस पर। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन तरंगों को समांतरित कर देता है, उन तरंगों को समांतरित कर देता है। इस प्रकार अपने पास एक प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त होता है। प्लेन वेव फ्रंट आता है आपके डबल स्लिट पर, प्लेन वेव फ्रंट आता है डबल स्लिट पर। जब ये डबल स्लिट पर आता है तो इस प्लेन वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, इस प्लेन वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान व्यवहार करता है। इस प्लेन वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान व्यवहार करता है। अब द्वितीयक प्रकाश स्रोत है तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, और जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी वो अग्र दिशा में अग्रसर होंगी, आगे की दिशा में अग्रसर होंगी। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर अग्रसर होंगी, तो जो विवर्तित तरंगिकाएं हैं उन विवर्तित तरंगिकाओं में तथा जो आपतित वेव फ्रंट था, उस आपतित वेव फ्रंट और विवर्तित तरंगिकाओं में थीटा कोण होगा, थीटा कोण होगा। यानी द्वितीयक तरंगिकाएं आपतित वेव फ्रंट से थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं। अब यह विवर्तित हो जाती हैं, यहाँ तक हो गया। आगे लिखो। अब देखो क्या करते हैं, जो विवर्तित तरंगाग्र है, जो विवर्तित तरंगाग्र या विवर्तित द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, उनको कन्वेक्स लेंस की सहायता से स्क्रीन पर प्राप्त कर लिया जाता है, स्क्रीन पर प्राप्त कर लिया जाता है। देखो, विभिन्न कोणों पर विवर्तित इन तरंगिकाओं को या विवर्तित प्लेन वेव फ्रंट को या विवर्तित प्लेन वेव फ्रंट वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से, कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से, L2 की सहायता से स्क्रीन के पॉइंट P पर फोकसित कर लिया जाता है। स्क्रीन XY के पॉइंट P पर, स्क्रीन XY के पॉइंट P पर फोकसित कर लिया जाता है, फोकसित कर लिया जाता है। विभिन्न कोणों पर विवर्तित इन तरंगिकाओं को
या विवर्तित प्लेन वेव फ्रंट वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से स्क्रीन XY के पॉइंट P पर फोकसित कर लिया जाता है। यहाँ तक लिखो। यानी अब अपने पास जो विवर्तित वेव फ्रंट था वो कहाँ पर आ गया? स्क्रीन के पॉइंट P पर आ गया। यही लिखा है विभिन्न कोणों पर विवर्तित इन तरंगिकाओं को या विवर्तित वेव फ्रंट वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से स्क्रीन XY के पॉइंट P पर प्राप्त कर लिया जाता है। लिखो। अब जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी क्या था? ये जो सारी किरणें थी जो BC से रुकी हुई हैं वो सारी किरणें आती थी पॉइंट P पर। अपारदर्शी भाग BC से जो किरणें रुकी हुई हैं वो किरणें आती थी लेंस L2 पर। लेंस L2 उनको फोकसित कर देता था और सारी किरणें आती थी पॉइंट P पर, स्क्रीन के पॉइंट P पर। अब भी यही हो रहा है, यानी A से और D से किरणें कहाँ आ रही हैं? पॉइंट P से। तो एक तो विवर्तन तो हो रहा है। विवर्तन भी जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की तरह विवर्तन तो हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो एक चीज़ हो रही है और हो रही है। एक प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 प्राप्त कर लिए। दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 प्राप्त कर लिए। एक प्रकाश स्रोत S से दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 कर लिए। यहाँ यानी AB एपरेचर और CD एपरेचर एक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। इन प्रकाश स्रोतों से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाएं, उनका आयाम समान होगा। इन प्रकाश स्रोतों S1 व S2 से निर्गत जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उन द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम समान होगा, तीव्रता समान होगी, कलांतर नियत होगा। तो ये कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत के समान व्यवहार करेंगे और इनसे जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी एक दिशा में जाएंगी और उनमें अध्यारोपण होगा, यानी विवर्तन भी होगा। व्यतिकरण और विवर्तन दोनों घटनाएं होंगी। तो लिखो। लिखो सिंगल स्लिट के सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के सिद्धांत से सिंगल स्लिट से थीटा कोण पर, सिंगल स्लिट से थीटा कोण पर विवर्तित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पॉइंट P2 पर पॉइंट P पर अध्यारोपण से पॉइंट P पर परिणामी आयाम कितना आया था? परिणामी आयाम आया था अपने पास R0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। अध्यारोपण से स्क्रीन के पॉइंट P पर स्क्रीन के पॉइंट P पर परिणामी आयाम आया था अपना R0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। परिणामी आयाम ये आया था R sin अल्फा अपॉन अल्फा। R0 क्या था? Na, यानी मैक्सिमम आयाम। पॉइंट P पर परिणामी आयाम प्राप्त होता है। पॉइंट P पर परिणामी आयाम
प्राप्त होता है। जहाँ आर नोट क्या है, जहाँ आर नोट मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जहाँ आर नोट मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तथा परिणामी तीव्रता यहाँ आर की जगह आर नोट की जगह आर नोट इज इक्वल टू एन ए, ये तथा परिणामी तीव्रता आई इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्राप्त होती है, जहाँ आई नोट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जहाँ आई नोट क्या है, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब एल्फा क्या था, एल्फा था आपका डेल्टा बाई टू, डेल बाई टू, और डेल क्या था, क्लांतर क्या था, क्लांतर अपने पास जो दूसरी इक्वेशन थी 2 पाई लेमडा ए साइन थीटा, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आया था अपने पास पाई लेमडा ए साइन थीटा, जहाँ एल्फा है, जहाँ एल्फा ये है, एल्फा ये है, जहाँ एल्फा का मान ये है। यहाँ तक करूँ, सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन के सिद्धांत से सिंगल स्लिट से थीटा कोण पर विवर्तित द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपण से देखो अपन ने शुरू में व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस देखा था, तब यही था द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है और तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। तो द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होंगी पी बिंदु पर, तो पी बिंदु पर मैक्सिमम जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल था उसके अनुसार आयाम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अपना आर नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ये वाली आई इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर, जहाँ आर नोट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और आई नोट है मैक्सिमम इंटेंसिटी। आर नोट का मान है एन ए, आई नोट का मान है आई नोट यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी का मान है एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तथा जो कलांतर है, कलांतर ये है आपका एल्फा लेमडा बाई टू, सॉरी एल्फा डेल बाई टू, और डेल का मान होता है आपका 2 पाई लेमडा ए साइन थीटा, तो डेल बाई टू का आ जाएगा पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा। यहाँ तक लिखो। उतारो इसको।
अब सिंगल स्लिट में क्या था, जो या सिंगल इसी में देख लेते हैं डबल स्लिट में, जो मध्य बिंदु है या जो सिंगल स्लिट में देखें तो जो बीच का बिंदु था, यानी ये आपका ए, ये सी और ये बी था, तो सी बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में होती हैं और वो पी बिंदु पर समान कला में पहुंचती हैं। तो यही लिखना है, यहाँ भी यही होगा। दोनों स्लिटों के यानी दोनों स्लिट ये S1 AB और BC और इनका मध्य बिंदु जहाँ पर ये मैंने डॉट रखा है, वो दोनों स्लिटों के मध्य बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में विवर्तित होती हुई पॉइंट P पर पहुंचती है। यानी इनके मध्य बिंदु से जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी वो समान कला में होती हुई पॉइंट P पर जाएंगी। तो लिखो, दोनों स्लिटों AB व CD के मध्य बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में विवर्तित होती हुई स्क्रीन के पॉइंट P पर जाती है। स्क्रीन के पॉइंट P पर जाती है। द्वितीयक तरंगिकाएं दोनों स्लिटों AB व CD के मध्य बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं विवर्तित होती हुई समान कला में पॉइंट P पर जाती है। अर्थात इनमें कलांतर शून्य होता है। इनमें कलांतर शून्य होता है तथा रेखा छिद्रों के किनारों से किनारे कौन से, एक तो AD और BC, इनसे जो विवर्तित तरंगे हैं या विवर्तित तरंगिकाएं हैं वो P बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उनमें डेल पथांतर उत्पन्न होगा तथा दोनों स्लिट AB व CD के किनारों कौन सा, दो किनारे AD व BC किनारों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं विवर्तित होती हुई स्क्रीन के पॉइंट P पर जाती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं विवर्तित होती हुई स्क्रीन के पॉइंट P पर जाती हैं। इनमें कलांतर डेल होता है। जो दो स्लिट हैं AB और CD, इनके जो किनारे हैं या तो ऊपर वाले A और D या बीच वाले B और C, इन किनारों से विवर्तित होती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं
इन किनारों से द्वितीयक तरंगिकाएं विवर्तित होती हुई स्क्रीन के पॉइंट P पर जाती हैं और इन तरंगिकाओं में डेल कलांतर होता है, इनमें कलांतर डेल होता है। यहाँ तक लिखो। देखो दोनों स्लिटें, दोनों स्लिट्स ए बी व सी डी दो कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करती हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करती हैं। कोहेरेंट सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्स के समान कार्य करती हैं। दो स्लिट ए बी व सी डी दो कला संबद्ध स्रोतों के समान कार्य करती है। अतः S1 व S2 से पॉइंट स्क्रीन के पॉइंट P पर पहुंचने वाली तरंगों में व्यतिकरण होगा। दो स्लिट ए बी व सी डी दो कला संबद्ध स्रोतों के समान कार्य करती हैं। अतः S1 व S2 से स्क्रीन के पॉइंट P पर पहुंचने वाली तरंगों में व्यतिकरण भी होता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस भी होता है। इंटरफेरेंस भी होता है। लिखो यहाँ तक। अब क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरफेरेंस भी हो रहा है। S1 व S2 दो कोहेरेंट सोर्सों की तरह कार्य करेंगे। दोनों से जो P पॉइंट पर जो तरंगें पहुँच रही हैं उनमें व्यतिकरण भी होगा और इनमें जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं इनमें विवर्तन भी होगा। यहाँ तक लिखो। नोट करो इसको। अब व्यतिकरण के कारण पथांतर, यहाँ से ये वाला के पथांतर एक के, एक का मान निकालेंगे। पथांतर एक का मान, पथांतर क्या होगा, दो पथों का अंतर। तो देखो व्यतिकरण में देखें तो एक किरण कहाँ से जा रही है, S1 से और एक S2 से, तो इनके मध्य पथांतर ये वाला। तो पथांतर लिखो, इसमें लिखो व्यतिकरण के कारण पथांतर कितना हो जाएगा, S2 के
यहाँ से ये पथांतर आपका S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। साइन थीटा कैसे, ये थीटा है तो ये वाला कोण थीटा, ये परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, या इसको लिख लो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर आपका AK, कर्ण है आपका AB, AD, AD एक के पथांतर है S2 के। S2 के हो जाएगा आपका S2 के, ये वाला सॉरी S1 के आएगा यहाँ पर पथांतर, S1 के, S1 के साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब है आपका AK, AK और ये है आपका AD, इसको लिख सकते हैं SK, ये आ जाएगा आपका A प्लस बी। तो पथांतर आ गया अपना S1K का मान आ गया, पथांतर आ गया अपना A प्लस बी साइन थीटा। पथांतर आ गया तो कलांतर भी निकाल सकते हैं, अतः कलांतर, कलांतर क्या होता है 2 पाई लेमड़ा अपॉन पथांतर, 2 पाई लेमड़ा अपॉन पथांतर। तो यहाँ से कलांतर आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा अपना 2 पाई लेमड़ा A प्लस बी साइन थीटा, ये आ जाएगा कलांतर, ये आ गया कलांतर और ये आ गया आपका पथांतर। अब कलांतर और पथांतर आ गया। अब परिणामी आयाम यानी विवर्तन और व्यतिकरण के कारण, विवर्तन और व्यतिकरण के कारण पॉइंट P पर परिणामी आयाम। देखो हेडिंग डालो, व्यतिकरण व विवर्तन के कारण व्यतिकरण व विवर्तन के कारण पॉइंट P पर, पॉइंट P पर टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पॉइंट P पर टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पॉइंट P पर टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ से R टोटल, R टोटल हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस, ये R कौन सा है, ये R है आपका डिफ्रैक्शन वाला सिंगल स्लिट में, 2R1 R2 कोस, कोस के बाद आपका पथांतर है 2 पाई लेमड़ा A प्लस बी साइन थीटा। 1/2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका 2R2 1 प्लस कोस 2 पाई अपॉन लेमड़ा A प्लस बी साइन थीटा। वन बाई टू। एक तो आ गया।
ये आ गया। यहाँ से ये आ जाएगा 2r cos पाई अपॉन लेमडा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इसको मान लिया अपन ने b, यानी वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। तो अपने पास आर टोटल का मान आ गया, आर टोटल का मान आ गया 2r कोस बीटा। आर का मान पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो अपने पास आर टोटल आ जाएगा, आर टोटल का मान आ जाएगा आर नोट का मान कितना था, आर का मान था आर नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा। तो ये आ जाएगा आपका 2 आर नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा कोस बीटा। ये आ गया आर टोटल का मान आ गया, आर टोटल का मान आ गया। लिखो यहाँ तक। यहाँ पर आर नोट क्या है, आर नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लिखो इसको हटा देते हैं। वेयर आर नोट इज इक्वल टू एन ए इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये आ गया। दूसरा आई टोटल, यानी टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, टोटल इंटेंसिटी एट स्क्रीन्स पॉइंट पी, टोटल इंटेंसिटी एट स्क्रीन्स पॉइंट पी। ये हो जाएगा आपका आई टोटल इज इक्वल टू आई नोट, ये इसको अपन कर दें 4r नोट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। आई टोटल इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये आ गया आपका आई टोटल। आई टोटल यानी पॉइंट पी पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के कारण
टोटल इंटेंसिटी, वेयर आई नोट है आपका 4r², 4r², या इसको बोल दें 4n²a², यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये आ गई आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी। दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये आप है और एक आपका आर टोटल का और आई टोटल का। दोनों समीकरण याद रखने हैं, दोनों समीकरण इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आगे लिखना है अल्फा और बीटा के मान रखने पर, अल्फा और बीटा के मान रखने पर, अल्फा व बीटा के मान रखने पर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, अल्फा के मान रखने पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी 2r0 साइन, अल्फा का मान था आपका, अल्फा का मान पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा, पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा, पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा, पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा। ये आ गया। कोस बीटा का मान है पाई अपॉन लेमड़ा ए प्लस बी साइन थीटा। ये तो आ गया आपकी आर का मान, ये तो आ गया आर का मान। और आई का मान आ जाएगा आई नोट साइन एल्फा का मान ए साइन थीटा अपॉन पाई लेमड़ा ए साइन थीटा का स्क्वायर। सही। दूसरा है कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर से कोस का मान है आपका पाई अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। ये आ गया, ये आपका आई का मान आ गया और ये आ गया आर का मान और आई का मान, ये आ गया। यानी जो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो तीव्रता है उस तीव्रता में विवर्तन का घटक आता है और व्यतिकरण का घटक आता है। विवर्तन का घटक कौन सा है? विवर्तन का घटक है आपका, जैसे यहाँ देखें तो ये तो है आपका विवर्तन का घटक, ये तो है विवर्तन का घटक और ये है
विवर्तन का घटक, और ये है व्यतिकरण का घटक। विवर्तन और व्यतिकरण, तो यहाँ तो इसमें लिख लो इसमें लिखो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में, यानी फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में पॉइंट P पर कुल इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी लेंगे, टोटल इंटेंसिटी में डिफ्रैक्शन का घटक, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट और इंटरफेरेंस कंपोनेंट होते हैं। में फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में पॉइंट P पर कुल इंटेंसिटी में डिफ्रैक्शन कंपोनेंट, विवर्तन घटक व व्यतिकरण घटक व इंटरफेरेंस कंपोनेंट होते हैं। इंटरफेरेंस कंपोनेंट होते हैं, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट व इंटरफेरेंस कंपोनेंट होते हैं। पहला लिखो, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है आपका साइन स्क्वायर एल्फा और एल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर एल्फा और एल्फा स्क्वायर। ये है सिंगल स्लिट से विवर्तन के कारण तीव्रता घटक। दूसरा है कोस स्क्वायर बीटा है आपका दो समान, डबल स्लिट आएगा यहाँ पर, डबल स्लिट से विवर्तन के कारण तीव्रता घटक। ये है आपका दो समान आयाम की तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण के कारण, तरंगिकाओं के अध्यारोपण की जगह विवर्तन के कारण, अध्यारोपण से विवर्तन, व्यतिकरण के कारण, अध्यारोपण से व्यतिकरण के कारण दो समान आयाम की तरंगिकाओं के अध्यारोपण से व्यतिकरण के कारण तीव्रता घटक। दो समान आयाम की तरंगिकाओं के अध्यारोपण से व्यतिकरण के कारण तीव्रता घटक। ये तीव्रता घटक आ गया। अब यहाँ पर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में विवर्तन भी हो रहा है और व्यतिकरण भी हो रहा है। तो इसमें विवर्तन के कारण जैसे अपन ने सिंगल स्लिट में देखा था, क्या क्या देखा था? मुख्य उच्छिष्ट, द्वितीयक उच्छिष्ट, मुख्य निम्निष्ठ, तीन चीजें देखी थी। क्या क्या देखा था?
मुख्य उच्चिष्ट यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरा था द्वितीयक उच्चिष्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और मुख्य निम्निष्ठ। मुख्य निम्निष्ठ ये निकालेंगे किसके कारण? ये निकालेंगे विवर्तन के कारण, इस वाले के कारण। और जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण के कारण क्या निकालेंगे? मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे। इसके लिए थीटा को जीरो करेंगे। थीटा जीरो करेंगे तो आपका डेल जीरो हो जाएगा, डेल जीरो हो जाएगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी आई का मान आई नॉट के बराबर आएगा। इसके लिए अल्फा को तो जीरो नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा जीरो मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन है। इसके लिए करेंगे साइन अल्फा अपॉन अल्फा को जीरो, साइन अल्फा अपॉन अल्फा को जीरो, इसको जीरो करेंगे। फिर अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो द्वितीय उच्चिष्ट के लिए डी आई अपॉन डी अल्फा ये कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आ जाएगी। इसको सोल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड आएगा, अपने पास आ जाएगा अल्फा टेन अल्फा, उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। आगे इसको करेंगे, यहाँ तक कर लो। इसका आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।